8. आप सुन रहे हैं वो क्या था और आज की कहानी शुरू करते हैं। मारिया को हिस्ट्री का बेहद शौक था। वो कई बार सोलो ट्रिप्स पे जाती और पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में डीप रिसर्च करती। सोशल मीडिया पे भी मारिया ने कई हिस्ट्री क्लोज ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। लॉन्ग वीकेंड आ रहा था एंड मारिया हैड नो क्लू व्हाट टू डू। वो ऑनलाइन रिसर्च करने लगी। तभी सोशल मीडिया पे एक हिस्ट्री ग्रुप पर किसी का पोस्ट देखा। उस पोस्ट में किसी पुराने महल का मेंशन था। शाहगीर महल। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर इस महल के बारे में एक फॉरेनर ने मेंशन किया था। The post said that 2 of his foreigner friends went to this palace in June last year and have disappeared in thin air. पुलिस की छानबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मारिया ने ये पढ़ा, वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसको अपना लॉन्ग वीकेंड एडवेंचर स्पॉट मिल गया था। उसने गूगल पे इस महल के बारे में रिसर्च की, पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली। All she got to know was that the Raja of the palace fought with the Britishers and lost. उसकी वाइफ रानी साइली को जब हस्बैंड के मरने की खबर मिली तो वो भी दुख से मर गई। मारिया ने सोचा कि अगर वो वहां के लोकल्स और थोड़ी हिस्टोरिकल रिसर्च करके इसकी हिस्ट्री निकालेगी तो उसके ब्लॉग के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। So she packed her bags and left. शाहगीर महल हाईवे से करीब 30 किलोमीटर कट के एक छोटे से गांव के कोने में था। गांव में रहने के लिए कोई होटल भी नहीं था। सोलो ट्रैवल करने की वजह से मारिया के पास हमेशा टेंटिंग इक्विपमेंट और खाना रहता था। शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वो महल कम रोशनी में भी बेहद सुंदर लग रहा था। उसके दरवाजे और दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी थी। मारिया का खुशी का ठिकाना नहीं था। She started clicking pictures of the palace. मजे की बात ये थी कि वहां कोई टूरिस्ट नजर नहीं आ रहा था और लोकल्स भी इससे दूर रहते थे। मारिया को जनरली एक्सप्लोरेशन के समय टोका टाकी अच्छी नहीं लगती थी और वो जिस भी हिस्टोरिकल साइट पे जाती वहां के गार्ड्स उसको हर बार टोकते। यहाँ किसी के ना होने के कारण वो बहुत खुश थी। रात होने वाली थी। उसने सोचा कि वो महल के अंदर कल जाएगी। मारिया की गाड़ी महल के बाहर खड़ी थी। उसने वहीं टेंट लगाया और लैम्प की रोशनी में टेंट में बैठ गई। ठंड बहुत थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। She knew she was taking a chance, but she loved taking risk. उसने लैपटॉप खोला और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखने लगी। तभी उसको हल्की हल्की फोक सॉन्ग्स की आवाज आने लगी। उसको लगा गांव में शायद कोई फंक्शन होगा। वो अपना काम करने लगी। अचानक से बाहर से रोशनी भी आने लगी। मारिया जल्दी से टेंट से बाहर आई। उसने देखा कि महल के ऊपर वाले माले की लाइट्स जली हुई हैं और वो गाने की आवाज वो भी वहीं से आ रही थी। इतनी रात को महल में चहल पहल सुन के मारिया वॉज इंट्रीग्ड। उसने कई बार रिसर्च वर्क के दौरान अजीबोगरीब ट्रेडिशंस देखे थे, स्पेशली छोटे कस्बों में। शाहगीर महल भी ऐसे ही एक छोटे से गांव में था। ये एक अच्छा मौका था वहां के ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करने का। मारिया अपना नोटपैड, कैमरा और टॉर्च लेके पैलेस में गई। शाम के वक्त जहां बहुत कम रोशनी थी, वो एरिया भी अब ऐसे जगमगा रहा था जैसे आज भी वहां कोई रहता हो। मारिया ने रिसर्च के दौरान कई बार अबैंडन्ड महल, फोर्ट्स और घर देखे थे। सभी जगह उसने अजीब सा सूनापन पाया था। टूट फूट और सीलन जैसी स्मेल का अनुभव किया था। पर कमाल की बात यह थी कि इस पैलेस में चमेली के इत्र की महक आ रही थी। एंड देयर वाज नो चमेली ट्री अराउंड। इन फैक्ट देयर वर नो ट्रीज अराउंड। मारिया बहुत कंफ्यूज थी। उसने उस हिस्ट्री ग्रुप में इस महल की फोटोज देखी थी एंड शी सॉ दैट कि ये अंदर से खाली था। चीजें टूटी फूटी थी, पर अभी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रेनोवेशन हुआ हो।
कोई यहाँ पर रहता हो। ऊपर के माले से लोगों की आवाज आ रही थी। मारिया दबे पांव ऊपर की ओर चलने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, म्यूजिक और लोगों की आवाज बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई दावत चल रही हो, कोई जश्न मनाया जा रहा हो। मारिया रास्ते भर अपने कैमरा से फोटोज खींचने लगी। अब वो ऊपर वाले माले में थी। उसने हल्के से झांक के ऊपर जमा हुई महफिल की ओर देखा। वहां दरबार में स्टेज पे 2 राजगद्दियां थी, पर उसमें सिर्फ एक गद्दी पे कोई बैठा था। शायद वो वहां की रानी थी। राजा दिखाई नहीं दे रहे थे और रानी ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो बेहद खूबसूरत थी। उनके सर पे छोटा सा मुकुट था। शी वॉज ओल्ड। उनके सफेद बाल थे, सफेद चेहरा और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। ये सब देख के मारिया एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। वो बेहद खूबसूरत थी। मारिया एकदम मंत्रमुग्ध होके आगे बढ़ने लगी। शी केप्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। तभी महफिल के बीच उसने देखा कि एक बड़े पिंजरे में 2 अंग्रेज बंधे हैं और सभी लोग उनको देख के हंसी खुशी खेल रहे हैं। She suddenly noticed that everyone in that room was wearing royal clothes. औरतों ने ट्रेडिशनल पोशाक पहनी थी और मेल्स ने भी धोती कुर्ता और साफा, पर वो 2 अंग्रेज बिल्कुल नए जमाने के कपड़ों में थे। मारिया और करीब आई। उसने उन दोनों की शक्ल को गौर से देखा। ये वही 2 अंग्रेज थे जो थोड़े दिन पहले गायब हुए थे, जिनका उस हिस्ट्री ग्रुप में मेंशन था। मारिया वॉज कंफ्यूज्ड। वो घबरा गई। शी न्यू शी हैड टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो दबे पांव धीरे धीरे पीछे की ओर चल ही रही थी कि उन दोनों अंग्रेजों में से एक अंग्रेज ने उसको पुकारा, Please, please help us. Hey lady, don't go. मारिया का गला सूख गया। म्यूजिक बंद हो गया था। सारे के सारे लोग पीछे मुड़ के मारिया की ओर देखने लगे। वो एकदम सीरियसली उसकी शक्ल देख रहे थे। उनके शक्ल पे गुस्सा था और मारिया की शक्ल पे डर। रानी मारिया को देख के उठी। उठते ही उन्होंने एक थाल उठाई। मारिया का दिल डर से फटने को आ रहा था। वो उस महल में अचानक से होने वाली चुप्पी से घबरा गई। उसको नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बेहद घबरा रही थी, बहुत ज्यादा। उसको पता था कि वो भी उन फॉरेनर्स की तरह कैदी बनने वाली है। उसने अपना फोन निकाला, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पाई। रानी को अपनी ओर बढ़ता देख उसको इतना डर लगा कि उसके हाथ से फोन गिर गया। वो फोन उठाने के लिए जैसे ही झुकी, उसने देखा कि पीछे से काले कपड़े और काली बिंदी वाली औरतों ने उसको पीछे से घेर लिया है। रानी के हाथ में भी एक थाल था जिसमें चाकू, नींबू, मिर्च, सिंदूर जैसी चीजें रखी थी। पर ये किस लिए? मारिया डर के मारे रोने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, मैं चले जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रानी अब मारिया के ठीक पास थी। तभी पीछे से काले कपड़े वाली औरतों ने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। मारिया रानी को एकटक देखने लगी। रानी की आंखें कंचे जैसी भूरी थी। रानी ने तभी चाकू उठाया और मारिया का हाथ पकड़ के उसमें छोटा सा घाव किया। मारिया दर्द से चिल्लाई, आह! रानी ने उसके खून को थाल में लिया और मंत्र पढ़ने लगी। मारिया का सर घूमने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर में खून का रंग नीला हो गया। तभी रानी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और उन काले कपड़े वाली औरतों ने मारिया को पूरी तरह घेर लिया। वो साथ में एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगी। मारिया नीचे बैठ गई। उसने अपने कान बंद कर दिए और डर के मारे आंखें भी। शी गेव अप कंप्लीटली। उसकी सांसें धीरे धीरे बैठने लगी। सब शांत होने लगा
उसको समझ में आ गया था दैट शी इज अबाउट टू डाई। वो जमीन में बेहोश होके गिर गई। मैडम जी, अरे ओ मैडम जी, कौन हो आप? मारिया की आंखें बंद थी। उसको किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। मारिया डर के मारे आंखें नहीं खोल रही थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं यहाँ नहीं आऊंगी, प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, छोड़ दो मुझको। मारिया गिड़गिड़ाने लगी। अरे मैडम जी उठ जाओ, आपको इधर टेंट लगाने की परमिशन किसने दी? मारिया ने कंफ्यूजन में धीरे धीरे आंखें खोली। सूरज की रोशनी से वो अपनी आंखें ठीक से नहीं खोल पा रही थी। सामने एक पुलिस ऑफिसर था और वो महल में नहीं, अपने टेंट में थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मारिया ने घबराते हुए पुलिस वाले को सब बताया। वो उसकी बातें सुन के हैरान था। उसने बोला, लागे है आपको सपना आया था। इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर दिया मैडम। सपने में भी वही आया जो रिसर्च किया। मारिया ने कहा, नहीं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की। मैं तो कल रात को ही पहली बार यहाँ आई हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये एक अबैंडन महल है और राजा रानी मर गए थे, पर वो रानी कल रात को जिंदा थी और अभी वो 2 फॉरेनर्स भी उसी महल में ऊपर के माले में हैं। सर, मैंने उन दोनों को अंदर महल में देखा है। उनको वो रानी ने बंदी बनाया है। प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ। पुलिस वाले ने जैसे ही फॉरेनर्स के बारे में सुना, वो थोड़ा सा मारिया की बातों में आ गया। उसने सोचा, हो सकता है वो फॉरेनर्स वापस वहाँ आ गए हों। पुलिस वाला मारिया के साथ अंदर की ओर बढ़ा। मारिया जैसे ही अंदर पहुंची, महल की खंडर जैसी हालत देख के वो बेहद घबरा गई। रात को वो महल एकदम नया सा लग रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो सचमुच सपना देख रही थी? शी वॉज श्योर कि वो सब कुछ उसने साक्षात देखा था। पुलिस वाला बोला, मैडम जी, आपके कहानी में तो ये खंडर महल जैसा सजा था। ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं है। लगता है आपने वो फिरंगियों को भी सपने में ही देखा था। मारिया ऊपर वाले फ्लोर में भागते हुए गई। वहां भी सब खाली था। राजगद्दी भी टूटी पड़ी थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात को यहाँ सब नया जैसा था। उसने सब अपनी आंखों से देखा था। उसको कैसे पता कि ऊपर राजगद्दी है, ऊपर कुछ था? पुलिस वाले ने मारिया को घर जाने की सलाह दी, बट शी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर हेड। वो सब पैक कर ही रही थी कि पीछे से कुछ लोकल्स वहां से जा रहे थे। मारिया को देख वो पूछताछ करने आ गए। उन्होंने मारिया को बताया कि उस महल में कोई भी लोकल रात को नहीं जाता है। राजा सूरजमल को जब अंग्रेजों ने मार दिया था, तो रानी साइली ने यहाँ की तांत्रिक बंजारनों के साथ मिलके इस महल में तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया था। कहते हैं कि उसके बाद जब भी कोई भी अंग्रेज इस महल में कब्जा करने आया, वो गायब हो गया। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ काफी छानबीन करवाई, पर जो भी अफसर आता वो गायब हो जाता। वो 2 अंग्रेज भी यहाँ आए थे। मना करने के बावजूद भी वो अंदर गए, और फिर आप तो जानती हो क्या हुआ उनके साथ। मारिया बेहद परेशान थी। उसने आज तक सिर्फ ऐसी बातें कहानियों में सुनी थी, और आज वो इस कहानी की एक किरदार बन चुकी थी। मारिया ने घबराते हुए रानी साइली के बारे में और पूछताछ की। मारिया ने रानी साइली का डिस्क्रिप्शन दिया। गांव वाले हैरान थे कि मारिया को कैसे पता चला कि वो कैसी दिखती थी, क्योंकि रानी की सिर्फ एक तस्वीर थी जो गांव में सरपंच के यहाँ थी, जिसको सिर्फ वहां के लोकल्स ने देखा था और किसी ने नहीं। लोकल्स भी हैरान थे, मारिया ऐसा कैसे डिस्क्रिप्शन दे सकती है। तभी उसको याद आया कि उसने कल रात महल में फोटोज खींची थी। उसने अपना कैमरा निकाला। वो पूरे होप में थी कि शायद कैमरा में उसकी बात का सत्य पता चल जाए। उसने कैमरा ऑन किया, पर सारी फोटोग्राफ्स अंधेरे काली काली सी थी। उसमें कुछ भी पुख्ता नहीं दिख रहा था। मारिया हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो सपना देख रही थी तो वो फोटोज इतनी रात को क्यों खींचेगी। मारिया के अंदर ढेरों सवाल थे। गांव वालों ने भी मारिया का टेंट संभालने में हाथ बटाया। जाते जाते उसने उजाले में उस महल की कुछ तस्वीरें खींची और फिर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अभी महल से 100 मीटर ही दूर थी कि सामने एक गड्ढा आया। मारिया ने स्टीयरिंग टाइट से पकड़ा और कार हल्की सी उछली।
सडनली कार का रेडियो ऑन हो गया। स्टीयरिंग कंट्रोल करने की वजह से उसने हाथ से काफी तेज प्रेशर दिया और तभी उसके हाथों से खून आने लगा। मारिया कांपने लगी। अगर उसने कल जो देखा वो सपने में देखा था, तो वो हाथ में घाव जो रानी ने उसके हाथ में किया था वो अभी कैसे हो सकता है? रियर व्यू मिरर में वो महल दूर हो रहा था। तभी मारिया का ध्यान ऑन हुए रेडियो पे पड़ा। उसमें से कुछ अजीब सा साउंड आ रहा था। उसने वॉल्यूम बढ़ाई। उसमें वही मंत्र बजने लगे जो उसने रात को सुने थे। मारिया ने गाड़ी की स्पीड तेज की और वहां से दूर, बहुत दूर चले गई। थोड़ी देर बाद वो साउंड भी बंद हो गया। आज मारिया उस महल से मीलों दूर है, पर उस अजीब घटना की याद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आज भी वो अपने आप से रह रह कर पूछती है कि उस रात वो क्या था। आप सुन रहे हैं वो क्या था, अ कलेक्शन ऑफ सम हॉरर स्टोरीज जो आपको सोचने में मजबूर कर दे उस अजीब व गरीब दुनिया के बारे में जो हर किसी के मन में कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न उठाती है। द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। तो क्या आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसा होता है? वेल, आज की कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। करीबन 1 साल पुरानी बात है। सृष्टि एक पार्टी से लेट घर आ रही थी। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे सीढ़ियों से अपनी 7th फ्लोर तक पैदल चढ़ना पड़ा। रात के करीबन 1 बज रहे थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग में सृष्टि की हील्स की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एकदम सन्नाटा था। जैसे ही वो 4th फ्लोर पे पहुंची, अचानक से उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। कोई बच्चा रात को 1 बजे मानो जैसे बॉल से खेल रहा हो। पर इससे पहले वो कुछ और सोचती, सृष्टि के पास उस बच्चे की बॉल टप्पा खाती हुई पैरों के पास आके रुक गई। जैसे ही उसने बॉल उठाई, उस बच्चे की आवाज भी आना बंद हो गई। जब वो 5th फ्लोर पे पहुंची तो उसे वहां बंद दरवाजों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। फ्लोर पे ना कोई बच्चा था, ना कोई बड़ा, सिर्फ बंद दरवाजे थे। उसने ढूंढने की कोशिश करी, आवाज भी लगाई, पर रात को इस तरह आवाज देना भी उसने ठीक नहीं समझा। और वैसे भी कोई फायदा नहीं था। ना वहां पे कोई बच्चा था, ना वहां पे कोई आवाज थी। एकदम सन्नाटा था, एक अजीब सा सन्नाटा। उसने बॉल अपने पास रख ली। सोचा उसे वो कल गार्ड को दे देगी और वो बच्चा इसे ले जाएगा। अब सृष्टि घर पे थी। उसने बॉल साइड टेबल पे जैसे ही रखी, वैसे ही घर की डोरबेल बजी। रात के 1:30 बजे घंटी सुन के सृष्टि को थोड़ा सा डर लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था। उसने कहा, आंटी, शायद मेरी बॉल आपके पास है। बच्चे ने एक बड़ी रूखी तरीके से बोला, जैसे उसके कोई भाव ही ना हो। सृष्टि ने उसे बॉल देते हुए कहा, तुम इतनी रात को क्यों खेल रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने सृष्टि को एक स्माइल दी और बॉल को नीचे टप्पा देते देते आगे बढ़ने लगा। सृष्टि उस बच्चे को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, सृष्टि ने पीछे से बोला, बेटा ये लिफ्ट खराब है। बच्चे ने सृष्टि की बात अनसुनी करी और वो लिफ्ट में चला गया। अगली सुबह जब सृष्टि ऑफिस के लिए निकली तो उसने देखा लिफ्ट फिर खराब।
उसने 7th फ्लोर नीचे उतर के गार्ड से पूछा, भैया ये लिफ्ट कल रात को सही हो गई थी, अब फिर खराब हो गई। गार्ड ने बोला, मैडम लिफ्ट तो 2 दिन से खराब है। सृष्टि ने बोला, पर मैंने तो उसे ठीक देखा था, कल रात को ही वो बच्चा। इसके बाद सृष्टि ने जो सुना, उसके बाद वो लिफ्ट से या सीढ़ियों से कभी अकेले घर नहीं गई। गार्ड ने बोला, मैडम आप तो शायद 2 दिन बाद घर आ रहे हो, लगता है आपको पता नहीं। वो 5th फ्लोर वाले शर्मा जी का 4 साल का लड़का था ना, उसकी बालकनी से बॉल गिर गई। वो बिन बताए लिफ्ट में उसे लेने चला गया, तभी लाइट चली गई और वो बेचारा डर के मारे इसी लिफ्ट में फंस के बेचारा बच नहीं पाया। सृष्टि के कानों में गार्ड की कही बातें उसके जीवन में एक प्रश्न छोड़ गई कि उससे 1 दिन पहले रात को उसके घर जो बॉल लेने आया था, अगर वो बच्चा मर गया है तो उस रात वो क्या था? आप सुन रहे हैं वो क्या था। जॉर्ज लाइब्रेरी काफी सालों से बंद पड़ी थी। पहाड़ पे बनी ये लाइब्रेरी एकदम सुनसान सड़क के कोने में थी। किसी जमाने में यहाँ स्कूल के बच्चे आते थे। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा लेते लेते वो किताबें पढ़ते थे। पर कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़माने ने इसके दरवाज़ों पे हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा दिए। इसके ओनर थे पैट्रिक जॉन। पैट्रिक जॉन कर्जे से बहुत परेशान थे और एक दिन अचानक से कहीं गायब हो गए। पैट्रिक एक स्टोरी राइटर भी थे। वो सस्पेंस शॉर्ट स्टोरीज की किताबें पब्लिश करना चाहते थे, पर इससे पहले वो ये करते, वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। लोग कहते हैं वो लोगों का पैसा लेके भाग गए, पर कुछ पुराने लोगों ने पुलिस से दावा किया है कि उन्होंने पैट्रिक जॉन को अक्सर लाइब्रेरी के आसपास देखा है। इस केस में एक अजीब बात ये थी कि जब भी कोई भी पुलिस वाला इस केस में इन्वॉल्व होता, वो कुछ दिनों में गायब हो जाता, बिल्कुल पैट्रिक की तरह हवा में। 3 पुलिस वालों के गायब होने के बाद अब कोई भी पुलिस वाला इस केस को लेना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ के डिपार्टमेंट ने भी इस केस को बंद करने की ठान ली थी। 3 पुलिस ऑफिसर के गायब हो जाने के बाद उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। शमशेर सिंह नया नया पुलिस अफसर लगा था। जैसे ही उसने पैट्रिक के केस के बारे में सुना, उसने ठान लिया कि वो इसकी तह तक पहुंच कर ही रहेगा। करीब 10 लाख का कर्जा था पैट्रिक पर, जो आज के ज़माने में कोई बड़ी बात शायद ना हो, बट पहाड़ों में 15-20 साल पहले इस रकम की काफ़ी अहमियत थी। शमशेर के इस डिसीजन से बाकी पुलिस वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर नेगी ने कहा, अरे शमशेर, क्यों फालतू में गड़े मुर्दे निकाल रहे हो? ये केस डेड एंड है। शमशेर का यंग ब्लड रेडी था इस केस को सॉल्व करने के लिए। वो उस दिन लाइब्रेरी के सामने से गुजरा। पुराने ब्रिटिशर्स के पुरानी सी बिल्डिंग, वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाला डार्क स्टोन में बनी एक बड़ी इमारत थी। वो किसी ना किसी तरह के चर्च की तरह लग रही थी। खिड़की से झांक के देखा तो पुरानी किताबें बेढंग तरीके से हर जगह फैली हुई थी। शमशेर को सफाई का OCD था। वो देख के वो बड़ा परेशान हुआ, पर फिर उसने केस पे ध्यान देना समझा। दरवाज़ा सील था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी डिस्प्यूट में थी। उसने दिन भर पूछताछ की
पर पुराने क्लूज के अलावा कुछ नया नहीं मिला। वो पैदल पैदल चलने लगा। पहाड़ों में शहर की तरह भीड़ नहीं होती। कई बार कई किलोमीटर्स तक लोग नहीं दिखते। इंस्पेक्टर शमशेर भी कुछ ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि एक बच्चा बस्ता टांगे आगे चल रहा है। उसके हाथों में बहुत सारी किताबें हैं। चलते चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई। शमशेर भागा और उसने उस बच्चे की हेल्प की। अरे बच्चे, इतनी किताबें लेकर कहाँ चले? शमशेर ने बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ी बच्चे की तरह। गोरा चिट्टा, उसके गाल लाल थे, आंखें नीली थी और बाल थोड़े भूरे से थे। बच्चे ने बोला, मेरे दादाजी ने बोला कि सारी किताबें लाइब्रेरी में रख के आना। लाइब्रेरी? लाइब्रेरी शब्द सुन के शमशेर के कान खड़े हो गए। उसने झट से पूछा, कौन सी लाइब्रेरी? बच्चे ने इशारा किया और बोला, वो जो वहाँ है, उधर पहाड़ के कोने में। शमशेर के कान झट से खड़े हुए। शमशेर ने झट से कैलकुलेशन की। अगर पैट्रिक जो लाइब्रेरी का ओनर था वो जिंदा होता तो उसकी उम्र इस बच्चे के दादाजी जितनी तो होती ही होती। ये बच्चा भी थोड़ा एंग्लो इंडियन सा लग रहा था। शमशेर ने ठानी कि वो बच्चे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। उसने सोचा कि चलो इस बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश करें और इसके साथ चले। शमशेर ने बोला, अरे आधी बुक मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बच्चे ने झट से बोला, नहीं, दादाजी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि लाइब्रेरी तक अकेले आना है। अगर वो आपको देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। शमशेर ने बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा, पर उसके बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी अगर ऐसे किताबें गिराते हुए चलोगे तो वो गंदी हो जाएंगी और फिर तो दादाजी और डांटेंगे, है ना? बच्चे को शमशेर की बात ठीक लगी। वो मान गया। उसने आधी किताबें उसको दी और वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चलने लगे। पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के काफी शॉर्टकट्स होते हैं। बच्चे ने शमशेर को एक अलग रास्ते से गाइड किया। शमशेर चलते चलते जहां एक्साइटेड था वहां उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। आखिर ये बच्चा किताबें क्यों लेकर जा रहा है? वो लाइब्रेरी तो बंद है, तो इन किताबों का पैट्रिक करेगा क्या? जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे शमशेर के मन में सवाल भी। बच्चे ने चुप्पी तोड़ी। सर, आप यहाँ नए आए हो ना? शमशेर ने कहा। हाँ। बच्चे ने बोला, आपसे पहले जो अंकल थे वो भी लाइब्रेरी आते थे। दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते हैं कि लाइब्रेरी में एंट्री सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए है। आप बुक्स पढ़ते हो ना? शमशेर का मुंह ये सुनते ही सूख गया। जो केस सॉल्व होते दिख रहा था अब वो पेचीदा सा लगने लगा। उसने बच्चे को बोला, हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बच्चे ने स्माइल की और वो बोला, पता है, मुझे भी बुक्स लिखने का शौक है, जैसे मेरे दादाजी को है। हम दोनों आजकल एक साथ एक किताब लिख रहे हैं जो कभी भी खत्म हो सकती है। मैं आपको वो किताब जरूर भिजवाऊंगा। शमशेर उसकी अजीब बातों में केस से जुड़ी कड़ियां ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों लाइब्रेरी के गेट के पास पहुंच गए। जी हाँ, ये वही जॉर्ज लाइब्रेरी थी। बच्चे ने कहा, अब आप यहीं रहो और बुक्स मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। शमशेर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने बच्चे को लाइब्रेरी में घुसते देखा। इस पूरी कश्मकश में शमशेर ने काफी देर में रियलाइज किया कि लाइब्रेरी का सील डोर अब की बार खुला हुआ है।
उसको कुछ समझ नहीं आया। अभी 2-3 घंटा पहले जब वो यहाँ आया था तब दरवाजा सील था और शाम होते ही खुल गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ठान लिया कि उसको अंदर जाना चाहिए। उसको बच्चे की बातें बार बार ध्यान आ रही थी। दादाजी को बहुत बुरा लगता है अगर कोई लाइब्रेरी किताबें पढ़ने नहीं कुछ और करने आता है। दिन ढल रहा था। लाइब्रेरी के अंदर रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। चारों तरफ टूटे शेल्व्स, पुरानी फटी किताबें, पीले पन्ने, चूहे और मकड़ी के जाले, हर एक कदम पे लकड़ी के करहाने की आवाज आ रही थी। शमशेर पैट्रिक को ढूंढने लगा। उस बच्चे के हिसाब से वो यहीं कहीं होगा। लाइब्रेरी में घूमते घूमते उसको एक दरवाजा दिखा। दरवाजे के अंदर से एक रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई बैठा हो। शमशेर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि किसी कांस्टेबल को बुला लेना चाहिए। शमशेर ने स्टेशन में फ़ोन किया और किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ हो क्योंकि पहाड़ों में शाम को कांस्टेबल ढीले हो जाते हैं। लोग घर की ओर चले जाते हैं और रात को एकदम सन्नाटा सा होने लगता है। शमशेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से फ़ोन को वापस जेब में रखा और तभी उसको उस बच्चे की आवाज़ आई जिसके साथ वो अभी यहाँ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा है। जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी जहाँ रोशनी थी। उसने बिना किसी आवाज़ के उस दरवाजे को हल्के से खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसके होश उड़ गए। वो कमरा एकदम नया लग रहा था। चमकती हुई एंटीक कैंडलस्टिक्स, शैंडलियर्स, वुडन अलमिराज और कमरे के बीचों बीच एक टेबल और चेयर जिस पे कुछ बुक्स फैली हुई थी। पेन और पेपर्स ऐसे पड़े थे जैसे अभी कोई उस कमरे में था और उनको इस्तेमाल कर रहा था। शमशेर एकदम से चौकन्ना हुआ। उसने कमरा चेक किया पर हैरानी की बात यह थी कि ना वो बच्चा वहां था और ना ही पैट्रिक। वो सोच में पड़ गया। उसने एक बार फिर फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला पर इस बार सिग्नल जा चुका था। तभी उसकी नज़र सामने रखे टेबल पे पड़ी और कहानी की शुरुआत में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शमशेर को सफाई का थोड़ा OCD था। उसने जैसे ही टेबल पे पड़ी बिखरी बुक्स को देखा तो वो उनको अरेंज करने लगा। तीनों बुक्स अलाइन करते हुए उसकी नज़र उनके टाइटल्स पे पड़ी। टाइटल पे लिखा था क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग इंस्पेक्टर वॉल्यूम 1। ऑथर का नाम था पैट्रिक जॉन। शमशेर ने कांपते हुए किताब खोली। किताब के अंदर इस केस के पहले इंस्पेक्टर का मेंशन था, इंस्पेक्टर शोरी। उसने फटाफट दूसरी किताब खोली। उसमें दूसरे इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर काम्बले। उसको पता था कि तीसरी किताब में हाल फिलहाल में ही गायब हुए इंस्पेक्टर सरबजीत का ही नाम होगा। अफसोस की बात यह है कि उसका शक सही निकला। फटाफट पन्ने पलटने के बाद उसको मोटा मोटा समझ आ गया कि कैसे सारे इंस्पेक्टर उस लाइब्रेरी तक पहुंचे और फिर गायब हो गए। ये सब देख के शमशेर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसकी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गई थी। उसका दिल बाहर डूबते हुए सूरज की तरह ढल रहा था। वो घबरा के वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र उन खुले पन्नों पे पड़ी जिसमें लिखे शब्दों को उसने दूर से पढ़ लिया था। जब बहुत डर लगता है ना तो हमारे सेंसेस ठीक से काम नहीं करते, सांस ठीक से नहीं आती, कानों को सुनाई नहीं देता और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शमशेर के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से उन पन्नों को पकड़ा।
वो उनको वहीं बैठ के पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज, बहुत तेज होने लगी। उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि पन्नों पे लिखा था, इंस्पेक्टर शमशेर उस बच्चे को फॉलो करके जैसे ही अंदर घुसा, उसने पुलिस स्टेशन फोन लगाया, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उस कमरे में आया जिसमें जैसे ही शमशेर ने ये शब्द पढ़े, उसको पीछे से एक आवाज आई। शमशेर के हाथों से डर के मारे सारे के सारे पन्ने नीचे गिर गए। उसको पता था कि अब उसके साथ वही होने वाला है जो बाकी 3 इंस्पेक्टर्स के साथ हुआ था। उसने फायरप्लेस के ऊपर रखे फोटो फ्रेम्स के ऊपर नजर घुमाई। उसमें वही बच्चा था जो उसको यहाँ लेके आया। वो बूढ़ा आदमी जो उसके साथ खड़ा था वो पैट्रिक नहीं था। फोटोज की डेट काफी पुरानी थी। फोटो पे लिखा था 1958। तभी पीछे से आवाज आई, अंकल, आपको मेरी बुक कैसी लगी? शमशेर की धड़कनें एकदम से रुक गई। वो बेहोश होने लगा। वो जैसे ही नीचे गिरा, उसकी नजर उन बिखरे पन्नों पे पड़ी जो थोड़ी देर पहले उसके हाथों में थे। धीरे धीरे शमशेर की आंखें बंद होने लगी और उसकी तेज सांसें थमने लगी। एक पन्ने में लिखा था, क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग इंस्पेक्टर फाइनल एडिशन फीचरिंग इंस्पेक्टर शमशेर, रिटन बाय पैट्रिक जॉन। धुंधली धुंधली शमशेर की नज़रें बंद हो रही थी और पैट्रिक पन्नों को इकट्ठा कर रहा था। पर इस बार पैट्रिक जॉन बच्चे के रूप में सामने नहीं आया था। उसने भारी आवाज में बोला, The end, Inspector. The end. एक बार फिर जॉर्ज लाइब्रेरी का केस शमशेर की आंखों के साथ साथ बंद हो गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। आप सुन रहे हैं वो क्या था और मैं हूं आकांक्षा। सो लेट्स हियर अनदर हॉरर स्टोरी फ्रॉम माय कलेक्शन। डिवोर्स को 1 साल हो गया था एंड शिखा वांटेड टू मूव ऑन विथ हर लाइफ। शी वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स नाउ। वैसे भी वो उसको लेकर बेहद परेशान रहते। आस पड़ोस के लोग की फ्री एडवाइस सुन सुन के she was already getting pissed off. It was high time to move on. After blocking her ex-husband completely from her life and social media, उसका कोई connection नहीं बचा था उससे। She even blocked the people who knew her husband. वो बहुत ही obsessive और abusive किस्म का आदमी था। शादी का 1 साल उसने बहुत घुट-घुट के निकाला था। आज भी अपने बॉडी पे कट्स एंड बर्न मार्क्स देख के उसको अपने एक्स हस्बैंड की शक्ल याद आ जाती है। All she did was pray that he was dead. जो होता है अच्छे के लिए होता है was the only thing she chanted in her head. और बस अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई। एक डिवोर्स को हमारी सोसाइटी इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। And that's why she had a hard time finding a new house. तभी ऑफिस जाते वक्त उसकी नजर एक पुरानी बिल्डिंग पे पड़ी, जहां टू लेट का बोर्ड देख के उसने जल्दी से नंबर नोट किया और डायल किया। एक प्रॉपर्टी डीलर ने फोन उठाया। He said कि इस मकान का सारा लेना देना मेरे थ्रू ही होगा। शिखा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने जो डीलर ने मांगा वो दे दिया। After all, she desperately wanted to shift from her parents' home to a new place. शिखा अब उस घर में शिफ्ट हो गई। It was a 2-bedroom set, well maintained. लैंडलॉर्ड ने भी फ्रेशली पेंट कराया था। यहाँ तक कि फिटिंग्स, पंखे, लाइट्स सब नए थे। She was lucky to find that house. बस she had no clue कि why there was a constant fluctuation of light
and a weird smell in the house constantly. शिखा एरोमेटिक कैंडल्स लाई और उसने हर जगह लगा दी। अपने घर का मजा ही अलग होता है ना, जो मन करे वो लगाओ। मम्मी पापा को इन खुशबू वाली कैंडल से एलर्जी थी और उसके एक्स हस्बैंड रवि को भी। The moment she thought of ex-husband, she got extremely irritated and took another candle from the pack गुस्से से और उसने उसको जलाया and she kept it on the bedside table. रात के 1 बज रहे थे। शिखा was reading a book. तभी दूसरे कमरे से एक आवाज आई। शिखा को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को क्या हो सकता है? वो दबे पांव दूसरे कमरे की ओर चलने लगी। तभी पीछे से एक लंबी सांस की आवाज आई। ये सुनते ही शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। She slowly turned to look. Her heart was pounding and she was turning cold. वो पीछे पलटी तो एकदम से अंधेरा हो गया। वो एरोमा कैंडल सडनली बुझ गई थी। शिखा ने जब एकदम से उसे बुझता देखा, she got really scared. All she wanted to do was switch on the lights. And the moment she switched on the lights, वही बदबू जो इतने दिनों से उस घर में आ रही थी, वो फिर आने लगी। शिखा ने सोचा कल प्लम्बर से सुअर सिस्टम चेक करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे प्लम्बर ने सब चेक किया। अपनी तरफ से सुअर लाइन को भी देखा, पर कुछ डिफेक्ट नहीं मिला। शिखा थॉट हो सकता है कहीं चूहा मरा हो, बट कहीं कुछ नहीं मिला। उस घर में कभी नल खुल जाते तो कभी चीजें गिर जाती, कभी लाइट फ्लक्चुएट होती तो कभी वो स्मेल अचानक से बढ़ जाती। शिखा को मन से कुछ अजीब सा लगने लगा। She was a psychology student and she thought हो सकता है because of her past abuses and first time solo living experience, she's getting these weird thoughts. वो हर चीज का एक rational reason देती और अपने आप को संभालती। After all, she was living alone for the first time and she wanted to show the world that she was super strong. एक दिन ऑफिस जाते हुए उसके नेबर ने उसको देखा and she invited her for dinner. शिखा ने एकदम से हाँ कह दिया। She was very happy क्योंकि उसको लगा कि नेबर्स के साथ दोस्ती बढ़ जाएगी तो दिमाग बहल जाएगा। ऑफिस से लौटते हुए उसने उनके लिए फ्लावर्स खरीदे। घर जाके चेंज किया और ठीक 8:30 बजे डिनर के लिए पड़ोसियों के यहाँ पहुंच गई। She was extremely happy to meet the family. तभी उसने रियलाइज किया कि जो बुके उसने खरीदा था वो तो घर पे ही रह गया। उसने अपनी पड़ोसन मीरा जी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैं ना कुछ भूल गई हूँ। जैसे ही शिखा बाहर जाने लगी, मीरा जी ने हंसते हुए बोला, अरे शिखा, भले ही हस्बैंड को कोई भूलता है। हस्बैंड? ये सुन के शिखा गॉट अ शॉक। हस्बैंड? मीरा जी, आप ये क्या कह रहे हो? इससे पहले वो कुछ बोलती, मीरा ने कहा, लो, हस्बैंड का नाम लिया और वो देखो दरवाजे पे हाजिर। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां जाली के दरवाजे के पीछे हल्की सी परछाई दिख रही थी एंड इट वॉज डेफिनेटली अ मेल। पर वो आदमी उसके घर में क्या कर रहा है? शिखा घबराते हुए कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और तभी डोर के ऊपर वाली लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। जैसे जैसे वो दरवाजे के सामने बढ़ रही थी, उसको जाली के दरवाजे के पीछे की परछाई थोड़ी और क्लियर दिखने लगी। हाँ, वो उसका हस्बैंड ही लग रहा था। बट ऐसे कैसे हो सकता है? डर के मारे शिखा का गला सूख गया। लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और शिखा धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। मम्मी का फोन आया था। मम्मी का फोन उठाते ही शिखा जोर जोर से रोने लगी। वो बेहद डरी हुई थी। मम्मी, वो रवि यहाँ। शिखा की मम्मी ने जवाब दिया,
लगता है तुम्हें रवि की डेथ के बारे में पता लग गया। तभी अचानक से फ्लक्चुएटिंग लाइट बंद हो गई। मम्मी ने बोला उसने 1 हफ्ते पहले सुसाइड कर ली। ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड। अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। लाश पूरे 1 हफ्ते बाद मिली। आज कल ही क्रिमिनेशन है। शिखा फ्रोज एट दैट मोमेंट। उसका फोन उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसकी नज़र सामने खड़ी उस परछाई पे टिकी हुई थी। तभी अचानक से लाइट आ गई। शिखा की आंखों से डर के आंसू टपक रहे थे। इस बार सामने कोई नहीं था, पर अब वो समझ गई थी कि इतने दिनों से वो उस घर में अकेले नहीं रह रही थी। उसके बाद शिखा ने उस घर में कभी कदम नहीं रखा। अगर रवि पहले मर गया था तो उस घर में इतने दिनों से वो क्या था? मोनिका और राज को घूमने का बहुत शौक था। दे नेवर यूज्ड टू रिपीट अ प्लेस ऑन द लिस्ट। शादी के बाद वो हर महीने एक ट्रिप साथ जरूर लेते। सेविंग्स के लिए सब उनको इंसिस्ट करते, बट मोनिका और राज सबको कहते कि सबसे बड़ी सेविंग्स ये मेमोरीज ही तो होती हैं। दिल्ली के पोल्यूशन से बचने के लिए मोनिका ने इस बार की डेस्टिनेशन लैंसडाउन में रखी। दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं, पर मिजाज में दिल्ली से कोसों दूर। पहाड़ों की पतली पतली सड़क पे सुबह की हल्की रोशनी में वो दोनों अपनी कार में अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे। सुबह की हल्की हवाएं गाड़ी में फैल रही थी, जिससे दोनों को हल्की हल्की नींद आने लगी। राज ने होश में आते हुए बोला, हमें कल रात जल्दी सो जाना चाहिए था, पर तुम्हारी पैकिंग ना। मोनिका ने झर्राते हुए बोला, अरे मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? ऑफिस से लेट तुम आए थे, मैं नहीं, और मैं तुम्हारा ही सामान पैक कर रही थी। राज चुप हो गया। मियाँ बीवी की नोकझोंक में इस बार जीत बीवी की थी, तो राज ने चुपचाप से टॉपिक बदल दिया। इस बार बुकिंग्स का जिम्मा उसका ही था। उसने मोनिका को बोला, पता है आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो ब्रिटिशर्स के जमाने का बंगलो है, और लोग कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। हाउ स्टूपिड। मोनिका ने हॉन्टेड शब्द जैसे ही सुना वो उछल पड़ी। अरे क्या बात कर रहे हो? वाओ, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। लास्ट टाइम वाला होटल कितना बोरिंग था, अब आएगा ना मज़ा। मोनिका को हॉरर फिल्म्स का बेहद शौक था। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू सी एन एंटिटी। राज इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। राज ने मजाक करते हुए कहा, मुझे तो बस रहने की सस्ती जगह ढूंढनी थी, तो मैंने बुक कर ली। अब उसमें भूत नहीं दिखे तो पैसे वापस मत मांगना। मोनिका ने मुंह फेरा और गूगल मैप पे डेस्टिनेशन लगा के बैठ गई। साथ ही साथ वो उस बंगले के बारे में इंटरनेट पे पढ़ने लगी। रॉबर्ट नेस्ट 1889 में बना था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उनके ठेकेदार ने इस बंगले को आधा ही छोड़ दिया। कर्नल रिचर्ड इंग्लैंड से जब यहाँ पोस्टेड थे तब उन्हें इसकी शांत लोकेशन बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना इसके अधूरे काम को पूरा किया जाए। उन्होंने सारी जान लगा दी। एक दिन उनको इसी घर के पास एक खूबसूरत गांव की लड़की दिखी। उस लड़की ने एक अजीब सी दरख्वास्त की। उसने कहा कि अगर कर्नल रिचर्ड उसके लिए ऊपरी माले पे एक कमरा बना देंगे तो वो उनसे शादी कर लेगी। गांव की छोटी सी लड़की की यही ख्वाहिश थी और कर्नल रिचर्ड मंत्रमुग्ध हो गए थे उस लड़की पे, तो उसकी डिमांड तो पूरी करनी ही थी। बट कमरा बनने से पहले ही वो लड़की पहाड़ से फिसल के मर गई। यह बात सुन के कर्नल रिचर्ड बहुत दुखी थे। उनके साथी जो कर्नल रिचर्ड के साथ ही रहते थे वो भी उनके दुख में शामिल हुए। उन्होंने भी उस लड़की को देखा था, पर उनको ये नहीं पता था कि वो एक दिन ऐसे मर जाएगी और कर्नल रिचर्ड को ऐसे दुखी छोड़ देगी। कर्नल रिचर्ड ने उस कमरे के काम को बंद करवा दिया। कुछ महीनों बाद वो उस घर में जब गए
तो पहले ही दिन उनकी मौत हो गई। मौत का रीज़न कुछ पता नहीं चला, पर लोकल्स का मानना है कि उन्होंने उस लड़की की इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए उसके भूत ने उनको मार दिया। पर ये एक धुंधला अधूरा रहस्य है। इंटरनेट पे कहानी पढ़ते पढ़ते जब मोनिका की नज़र बाहर की ओर पड़ी तो उसने देखा कि हर जगह धुंध ही धुंध है। गाड़ी धीमी धीमी स्पीड से एक पतली सी पगडंडी पे चल रही थी। धुंध से घिरा वो रास्ता एकदम उन्हीं हॉरर फिल्म्स की तरह लग रहा था जो मोनिका पूरे चाव से देखती थी। मोनिका जहाँ एक्साइटेड थी वहाँ उसको हल्का सा डर भी लग रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर धुंध में खड़ी एक परछाई की तरफ पड़ी। घास लिए एक औरत इस सन्नाटे में क्या कर रही थी? उसने शीशे में पड़ी ओस को जैसे ही साफ किया, उसने देखा कि वो परछाई औरत की नहीं है, कुछ सूखे पेड़ों से बनी एक आकृति थी। वो मन ही मन मुस्कुराई और खुद को बोली कि ऐसी बातें अगर राज के सामने कही होती तो सुबह सुबह डांट पड़ जाती। कार रुकी और सामने था पहाड़ के एक कोने में बना रिचर्ड्स नेस्ट। मोनिका को एटिक्स का बड़ा शौक था। आखिरकार हॉरर फिल्म्स में एटिक में ही तो भूत रहते थे। वो बहुत ही एक्साइटेड थी। उसने राज को कहा, वाओ कितना सुंदर है ना ये रस्टिक ब्रिटिश बंगलो। तुमने ये ढूंढा कैसे? वो लाइव ट्रैवल कम्युनिटी है ना ऑनलाइन, उसमें किसी वरुण नाम के लड़के ने इसके बारे में लिखा था। मोनिका ने कहा, कहीं वरुण कपूर तो नहीं? राज ने कहा, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? मोनिका ने जवाब दिया, अरे वो मेरे स्कूल में एक लड़का था ना वरुण, वो ही वरुण है वो। मैंने एक आध बार उसके ट्रैवल पोस्ट देखे थे बट कभी रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली वरुण कपूर से क्लास में कोई भी बात नहीं करता था, अजीब सा था वो। बट एनीवेज आई मस्ट से वरुण की चॉइस बहुत अच्छी है। दोनों हस्बैंड वाइफ रॉबर्ट नेस्ट की ओर चलने लगे। वहाँ का केयरटेकर बहादुर बाहर आके उनका सामान लेने पहुंचा। साहब आपका कमरा तैयार कर दिया है, वो पीछे वाला है, 102 नंबर। मोनिका ने बहादुर से पूछा, और वो 101 नंबर वाला, वो नहीं मिल सकता क्या? बहादुर ने कहा, मैडम जी उसमें अभी कोई रह रहा है, कोई सांप जी है। मोनिका ने जैसे ही सुना कि इस घर में कोई और भी रहता है तो उसको थोड़ा बेहतर लगने लगा। वरुण की रिकमेंडेशन पे उसको डाउट था एंड ऊपर से ये बंगलो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड वाइब्स दे रहा था। दिन के उजाले में भी इस घर में ढेर सारे पीले बल्ब जलाने पड़ रहे थे। बहुत ज़्यादा सामान नहीं था घर में, पर पुराने एंटीक्स देख के राज बेहद खुश हुआ था। उसको एंटीक्स की फ़ोटो खींचना बहुत पसंद था। उसने अपना कैमरा निकाला और फ़ोटो खींचने लगा। कमरा भी लाजवाब था। इतना बड़ा कमरा था कि दिल्ली में उनके 2 कमरे मिला के भी उतना बड़ा कमरा नहीं बन पाता। मोनिका बड़े कमरे में खालीपन को महसूस करने लगी। कुछ तो बात थी उस कमरे में। शायद दिल्ली के शोर शराबे को अगर म्यूट कर दिया जाए तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही लगता। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से नाश्ता किया। पहाड़ों में सिंपल चाय और ब्रेड बटर भी स्वादिष्ट लग रहे थे। बहादुर ने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। ये दूसरे कमरे के गेस्ट्स खाना नहीं खाएंगे क्या? बहादुर ने बोला, साहब उन्होंने खाना खा लिया है, वो कुछ काम कर रहे हैं तो रूम में ही खाना दे दिया था। राज ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर बहादुर के हाव भाव ये बात बताते हुए थोड़े अजीब से थे। मोनिका ने काफ़ी साइकोलॉजी बुक्स पढ़ी थी and she had a hint that Bahadur was not comfortable talking about this thing. He was afraid of something. But what? मोनिका की नज़र उस बंद कमरे के दरवाजे पे पड़ी। उसके अंदर कौन हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। राज ने मोनिका की ओर देखा और कहा, अरे फिर खो गई।
अपने ख्यालों में ऐसे ही खो जाती हो। एवे ही हॉन्टेड शॉन्टेड लिखा था। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। दिल्ली में ऐसा सुकून कहाँ मिलेगा। राज ने आलस को त्यागा और उठ के चाय की सिप ली और गार्डन में टहलने लगा। मोनिका भी उसके साथ चलने लगी। बहुत खूबसूरत व्यू था वहाँ से। सामने ऊंचे पहाड़ और दूर बने छोटे छोटे पहाड़ी गांव। नेचर के बीच मोनिका का ध्यान जैसे ही समाने वाला था, उसने देखा कि एक दरांती लिए एक लड़की खाई के पास कुछ घास काट रही थी। ना जाने क्यों मोनिका को इसकी आकृति सुबह धुंध में दिखने वाली लड़की की तरह लग रही थी। उसने उसको जैसे ही आवाज़ दी, उस लड़की का डर के मारे पैर फिसल गया और वो लड़की नीचे पहाड़ी के नीचे गिर गई। मोनिका का डर से गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहती थी पर उसके गले में डर ने एक गांठ बांध दी थी। राज, राज, वो राज भागा हुआ आया। उसने मोनिका की बताई जगह पे देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। राज ने बोला कि कल रात की नींद पूरी ना होने की वजह से उसका दिमाग उसमें अजीबोगरीब चीजें डाल रहा है। उसने मोनिका को सोने की सलाह दी। मोनिका को भी लगा कि शायद राज सही कह रहा है। वो अब बिस्तर में सोने चली गई। राज ने उसको सहला के सुला दिया और खुद बुक पढ़ने लगा। मोनिका भी अचानक से गहरी नींद में सो गई। जब हल्की हल्की नींद कच्ची होने लगी तो वो आंखें बंद करके आसपास की चुप्पी को महसूस कर रही थी। राज के साथ इस तरह सोना उसको बेहद पसंद था। उसका सहलाता हुआ हाथ और उसकी गर्माहट मोनिका को शायद यही चाहिए था रिलैक्स करने के लिए। तभी मोनिका को अपने बाईं ओर बने टॉयलेट से एक आवाज़ आई। अचानक से फ्लश की आवाज़ सुनते ही उसका दिल डर के मारे रुक गया। अगर राज यहाँ है तो बाथरूम में कौन है? बिस्तर की वो गर्माहट, बर्फ की सिल्ली की चुभन सी उसके पूरे शरीर के रोंगटों को कांटों की तरह उभार रही थी। उसने आंखें नहीं खोली। कौन सा सच था, जो हाथ उसको सहला रहा था या वो जो बाथरूम के दरवाजे की नॉब को घुमा के उसे खोल रहा था? और तभी मेन डोर खुल गया। राज ना बाथरूम में था ना वो बिस्तर पे था, वो तो मेन डोर पे आ गया था। मोनिका, और कितना सोओगी? जैसे ही राज ने ये कहा वो झट से उठी और उसको गले लगा के रोने लगी। राज को जब उसने ये सब बताया तो उसने पहले तो उसको प्यार से चुप करवाया, पर बाद में राज ने मोनिका को समझाया कि उसको ये बेफालतू के हॉरर शोज देखना बंद करना चाहिए। मोनिका को अब यकीन था कि ये बंगलो हॉन्टेड है, पर राज उसकी बात पे यकीन नहीं करता, इसलिए उसने नॉर्मल होने का नाटक किया। रूम से निकलते ही सामने वो बंद दरवाज़ा देख के मोनिका हैरान थी। सुबह से उसमें रहने वाला गेस्ट बाहर नहीं निकला और ना ही उस कमरे में कोई हलचल थी। आखिर रूम नंबर 101 में ऐसा क्या है? जैसे तैसे रात हुई। रात में वो बंगला खूबसूरत तो लग रहा था, पर उसमें होने वाला वो अजीब एहसास मोनिका के जहन में बैठ गया था। उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे में लाइट जली है। वो एटिक वाला कमरा? उसने बहादुर से उसके बारे में पूछा। बहादुर ने कहा, मैडम जी, वो फ्लोर गेस्ट के लिए नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। मोनिका के हजारों बार पूछने के बाद भी बहादुर ने कुछ पुख्ता सबूत नहीं दिया कि वहाँ क्यों नहीं जाना है। रात में भी अपने सामने वाला कमरा बंद देख मोनिका को अजीब सा एहसास हो रहा था। राज जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने सामने वाले बंद दरवाजे पे कान लगा के सुना। अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसी दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो जिस पे मोनिका ने कान लगाया हुआ था। मोनिका घबरा गई।
उसने जल्दी से कान हटाया और अपने कमरे की ओर दौड़ी चली गई। उसने अपने कमरे की दहलीज से उस दरवाजे की ओर देखा, पर किसी ने वो दरवाज़ा नहीं खोला। राज ने मोनिका से पूछा कि वो इस तरह दरवाजे पे क्यों खड़ी है, तो उसने कहा, यार ये बंदा बहुत अजीब है, सामने वाला 101 वाला सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकला। राज ने भी मोनिका की बात मानी, पर उसको इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं करना था, इसलिए राज ने टीवी ऑन किया और गाने लगा दिए। राज को झट से नींद आ गई। आखिरकार इतनी ड्राइविंग की थी और पहले दिन की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पर मोनिका बार बार राज की ओर देख रही थी। दिन के हादसे ने उसके दिमाग में डर पैदा कर दिया था। तभी उसको किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से खुसफुसाहट कर रही थी। मोनिका ने ध्यान दिया तो किसी आदमी के हंसने की आवाज़ भी साथ में आ रही थी। दोनों शरारत भरी बातें कर रहे थे और ऊपर की ओर जाने लगे। पुरानी लकड़ी के इस बंगलों में लकड़ी के करहाने की आवाज़ से हर किसी हलचल का एहसास होता जा रहा था। सीढ़ियों से चलते हुए वो दोनों ऊपर पहुंचे। मोनिका को लगा शायद बहादुर और उसकी बीवी ऊपर सोते हों, इसलिए उसने टीवी की वॉल्यूम बढ़ाई और उसको देखने लगी। अब दोनों की आवाज़ ऊपर से हल्की हो गई। उसने उस ट्रैवल कम्युनिटी का पेज खोला जिसमें उसके स्कूल मेट ने इस बंगलो के बारे में लिखा था। उसने सब अच्छा लिखा था, पर उसने भी ये मेंशन किया था कि बंगलो का एटिक बंद रहता है और एक कमरे में वो अजीब गेस्ट रहता है जो कभी बाहर नहीं आता। अब मोनिका को यकीन हो गया था कि वो पागल नहीं है। उसको 100% पता था कि सामने वाले कमरे में जो गेस्ट है वो अजीब है, कुछ तो डरावना है उसके बारे में। रूम नंबर 101 हैज़ टू बी हॉन्टेड। सिर्फ 3 ही तो कमरे हैं, एक ऊपर जो बंद है, एक 102 जिसमें वो रहती है और एक 101। वही वो हॉन्टेड कमरा होगा जिसके बारे में उसने ब्लॉग्स में पढ़ा था। तभी उसको ऊपर से उन दोनों की लड़ने की आवाज़ आई। वो लड़की की पैरों की पायल अब जल्दी जल्दी बज रही थी, जैसे जैसे वो भाग के नीचे आ रही हो सीढ़ियों से। वो आदमी भी उस पर चिल्ला रहा था। ना वो भाषा हिंदी थी, ना यहाँ की कोई लोकल पहाड़ी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? बहादुर और इंग्लिश, वो भी ब्रिटिश एक्सेंट में। नहीं, ये हो नहीं सकता। वो आवाज़ भारी थी, बहुत भारी। वो लड़की के पीछे भागता हुआ बंगलो के गार्डन में चला गया। वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी। मोनिका ने राज को उठाया, बट वो गहरी नींद में था। उसको लगा अगर उसने देर कर दी तो शायद वो लड़की को कुछ हो जाएगा। मोनिका ने झट से टॉर्च लिया और बाहर की ओर भागी। उसने देखा कि सामने वाले कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला है। वो हैरान थी। अब उसको यकीन था कि इस गेस्ट ने कोई ना कोई बदतमीज़ी की होगी। वो बाहर की ओर भागी। उसने देखा कि वही लड़की जो सुबह उसको दिखी थी वो खाई की तरफ बढ़ रही है। उसने जैसे ही उस तरफ टॉर्च मारा तो उसने देखा कि एक गोरा आदमी हैट पहने वहाँ खड़ा है। मोनिका तेज की चिल्लाई, नहीं नहीं, तुम उसको कुछ मत करना। सुनो 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 लड़की, तुम कूदना मत यहाँ से नीचे। उस लड़की ने अचानक से रोना बंद कर दिया और मोनिका की ओर एक अजीब सी हंसी के साथ देखने लगी। और फिर उसकी आंखों के सामने उसने उस अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। मोनिका जोर से चिल्लाई। उसको लगा कि वो यहाँ क्यों आई है। वो पागल है क्या? ये पक्का उसी लड़की का भूत होगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने में मर गई थी। और वो आदमी हैट पहने अब उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे मोनिका का टॉर्च उसके हाथों से नीचे गिर गया और वो कमरे के अंदर भागी।
और दरवाज़ा बंद कर लिया। बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, पर अब वो अपने कमरे में आ चुकी थी। उसने कमरे की ओर नज़र घुमाई। ना कमरे में टीवी चल रहा था, ना राज सो रहा था। बिस्तर ऐसे बना हुआ था जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मोनिका तेज तेज की रोने लगी। बचाओ, कोई है, कोई बचाओ। दरवाजे की नॉब तेजी से घूमने लगी। कोई जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। थोड़ी देर तक ऐसा चलता रहा और फिर एकदम शांति हो गई। उसने अब ध्यान से कमरे को देखा। उसको समझ आ गया था कि जल्दबाजी में वो कमरा नंबर 101 में पहुंच चुकी थी, जो बंद पड़ा था, जहां वो अजीब सा आदमी या वो भूत। ये सोचते ही उसका गला सूखने लगा। वो घबरा के नीचे गिर गई। उसके पैर जकड़ गए। तभी उसको आवाज़ आई, मोनिका, मोनिका। वो चिल्लाने लगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़। रात जैसे ही छटी, मोनिका को फिर एक आवाज़ ने उठाया, मोनिका, मोनिका। मोनिका फिर रोने लगी, पर वो आवाज़ राज की थी। मोनिका ने आंखें खोली और राज को जोर से पकड़ लिया। पीछे अचानक बहादुर को खड़ा देख उसने राज को दूर कर दिया। उसने बोला, मैंने कल बहादुर, तुम उस लड़की के साथ ऊपर क्या कर रहे थे? राज उस लड़की ने छलांग लगा दी, वो अंग्रेज। मैंने राज ने मोनिका को संभाला और कहा, मोनिका, तुम रात को सामने वाले कमरे में क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें इतनी आवाजें लगाई पर तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर बहादुर को बुलाया इतनी रात को, वो भी बाहर गार्डन के बाहर बने आउट हाउस से आया। मोनिका ने राज और बहादुर को सब बताया। राज हैरान था और गुस्सा भी। मोनिका, बस बहुत हो गया अब तुम्हारा, ओके? तुमने हद ही कर दी। तुम्हारा अंधविश्वास अब तुम्हें पागल कर रहा है। पर राज, वो वरुण ने भी उस बंद कमरे के बारे में लिखा था। तभी बहादुर ने कहा, मैडम जी, वो वरुण सर तो 101 कमरे में रुके थे और जब वो आए थे तो मैंने आपका कमरा बंद रखा था। राज और मोनिका दोनों हैरान थे। बहादुर ने कहा, दरअसल पहाड़ी बंगले के बारे में बहुत अफवाहें फैली थी, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आने लगे। तो हमने जानबूझ के जो अनऑक्यूपाइड कमरा होता है ना, उसको बंद कर देते हैं, जिससे सामने वाले गेस्ट को लगे कि कोई और भी यहाँ रह रहा है। इससे उसको डर भी नहीं लगता है और वो इस बंगले को भूताहा नहीं समझता। और ऊपर वाले कमरे की सिर्फ लाइट जला कर रखते हैं। उस कमरे को हमने सालों से बंद रखा है। बाहर एक स्विच है, उसको हम आए दिन जलाते हैं, जैसे हमारे बाबा करते थे। वैसे आपने जो कहानी पढ़ी है वो सच्ची है, पर अगर भूत होता तो हमें भी कभी ना कभी तो दिखता ना। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है मैडम। मोनिका ये सुन के बैठ गई। क्या वो सचमुच अपना दिमाग खो बैठी थी? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? She was turning hysterical. उसने रात को उस लड़की को देखा था, उस ब्रिटिशर को देखा था। She was very, very sure. It was so vivid. बहादुर ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो एटिक का कमरा खोल के आपको दिखा देता हूँ। उसकी सिर्फ एक ही चाबी है जो मेरे पास रहती है। राज ने भी सोचा कि मोनिका को यकीन दिलाने का यही मौका है। वो तीनों ऊपर की ओर चलने लगे। बहादुर ने दरवाजा खोला। बहुत धक्का मारने के बाद उसकी धूल छटी और वो खुला। सीलन और मरे चूहों की बदबू उस कमरे में भरी पड़ी थी। वहां सचमुच कोई नहीं गया होगा। मोनिका ने अपने आप को संभाला। उसने कहा, आई एम सॉरी राज, आई थिंक मेरा दिमाग हॉरर स्टोरीज पढ़ते पढ़ते इफेक्ट होने लगा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा वो पायल की आवाज़ फिर से आने लगी। राज भी घबरा गया। उसने देखा कि एक पायल उसके पैरों के नीचे अटक गई है। बहादुर ने कहा, अरे ये पायल,
मैम साहब, हो सकता है पहले किसी ने छोड़ दी होगी। यहाँ काम करने आते थे ना काफी लोग। राज ने बहादुर को कहा कि वो झट से कमरा बंद कर दे और चेकआउट की तैयारी कर दे। मोनिका कमरे के बाहर आई। फाइनली वो एटिक वाला कमरा उसको दिख ही गया था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसा फिल्मों में होता था। बट दिस टाइम शी वॉज ग्लैड कि दिस प्लेस वॉज एक्चुअली नॉट हॉन्टेड एंड एवरीथिंग शी सॉ वॉज ऑल मेड अप बाय हर माइंड। राज ने बहादुर से रिक्वेस्ट की कि वो इस कमरे की एंटीक चीज़ों की फ़ोटोज़ खींचना चाहता है। बहादुर ने उसको इजाज़त दे दी। चेकआउट करने के बाद वो वापस लौटने लगे। वही पहाड़ जिनसे वो कल आए थे, वो अब मोनिका को लुभा नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। वॉट हैपेंड इन हर ड्रीम वॉज ऑल सो विविड। ऐसा कैसे हो सकता है? राज ने मोनिका को कहा कि वो अपना मन बहलाने के लिए उसके कैमरे की फोटोज देख ले। वो सही था। फोटोज में वो बंगला बिल्कुल खूबसूरत और नॉर्मल लग रहा था। फालतू में उसके दिमाग में इंटरनेट ब्लॉग्स में लिखी झूठी कहानी ने जगह बना ली। उसने अपनी और राज की फोटोज देखी और मुस्कुराने लगी। आगे और फोटोज देखते देखते उसकी नज़र उन फोटोज पे पड़ी जो राज ने एटिक में खींची थी। उन फोटोज में कुछ फोटो फ्रेम्स थे। उसने जैसे पे जूम इन किया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसको पसीने आने लगे। उसकी सांसें तेज, बहुत तेज होने लगी। फोटो में वो ही लड़की थी जो उसने कल रात देखी थी। गांव की वो लोकल लड़की, उसके साथ जो अंग्रेज खड़ा था, वो नहीं था जो कल रात उसके पीछे भाग रहा था। वो अगर कर्नल रॉबर्ट नहीं था तो वो कौन था? मोनिका ने ये बात राज को नहीं बताई, पर आज भी सालों बाद मोनिका कई बार ख्यालों में उस बंगले की वो रात याद करती है, ये जानने के लिए कि उस रात जो उसके साथ हुआ वो क्या था। सोचो आप कोई किताब पढ़ रहे हो पूरी दिलचस्पी के साथ और आखिर के कुछ पन्ने गायब मिले। सोच के एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है ना। अधूरी कहानियां ऐसी ही बेचैनी लाती हैं। शायद इसीलिए आजकल हम जब भी कोई टीवी शो या मूवी भी देखते हैं तो उसे एक बार में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अधूरी कहानी की घुटन आपको सोने नहीं देती। आपके दिमाग में हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खोल देती है, और अगर आप इसके अंत की खोज के चक्रव्यूह में फंस गए तो आप भी एक बेचैन आत्मा की तरह भटकते रहेंगे, एक परफेक्ट एंडिंग की खोज के लिए। कुछ ऐसी ही अधूरी कहानी के साथ अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरी कहानी जाने बगैर ही कोई दम तोड़ दे तो क्या वो उस कहानी के अंत की तलाश अपने जीवन के अंत के बाद भी कर सकता है? भारत के नक्शे पे संतुलपुर नाम के एक चींटी जैसे छोटे से कस्बे में एक तिनके जितना पागल खाना था, जिसके अंदर छिपा था पहाड़ जितना राज, जिसकी कहानी आज तक अधूरी है। कहा जाता था कि उस पागल खाने का एक पेशेंट आज भी सड़कों में लोगों को अपनी कहानी सुनाता है और अंत की तलाश में भटकता रहता है। चलिए सुनते हैं उस पेशेंट की कहानी। अलार्म सुन रहे हैं ना आप? लगता है कोई नया पेशेंट पागल खाने में आ रहा है। तो चले संतुलपुर के पागल खाने में। सीलन से भरी दीवारें, जंग से करहाते हुए दरवाजे, मध्यम रोशनी, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी गुस्से में चिल्लाते हुई बेढंगी सी आवाजें। पर अच्छा है ये आवाजें यहाँ सुनाई देती हैं, वरना ऐसा कहा जाता है कि संतुलपुर के पागल खाने में सबसे खौफनाक चीज है
यहाँ का सन्नाटा। 40 साल की मीरा को गार्ड्स चेन में बांधे बिल्डिंग के मेट्रन ऑफिस में ला रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। एक करीबन 50 साल की औरत सामने खड़ी थी। वो मीरा की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। आओ मीरा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। वार्डन कौशल्या के बारे में गार्ड्स ने उसको पहले भी बताया था। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पति ने मुझे यहाँ जानबूझ के भेजा है, उसको दूसरी शादी करनी थी ना, इसलिए। ये देख के कौशल्या ने झट से जवाब दिया, मीरा, हम सब जानते हैं, कुछ दिनों में तुम्हें भेज देंगे वापस। कौशल्या ने वार्ड बॉयज को बुलाया और मीरा को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। मीरा छटपटाने लगी, उसे घर जाना था, इस पागल खाने से दूर। सुनो मीरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा ना, तो तुम्हारी जगह उसको बंद कर दूंगी, ठीक है? मीरा ने कौशल्या की ये बात मान ली, और वैसे भी इसके अलावा चारा भी क्या था उसके पास। 60 साल का कदम काफी देर से इस पूरे दृश्य को देख रहा था। मीरा के जाते ही वो कौशल्या के पास जा पहुंचा। कौशल्या और कदम में कुछ सालों का ही अंतर था, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कदम संतुलपुर पागल खाने का सबसे पुराना हिस्सा था। कदम ने कौशल्या को ताना कसते हुए कहा, किसी से झूठा वादा नहीं करते कौशल्या, यहाँ की वार्डन हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। ये सुनते ही कौशल्या ने झट से जवाब दिया, मैंने उससे झूठ नहीं बोला कदम जी, उसका पति वैसे भी यहाँ कभी नहीं आएगा। कदम कौशल्या के इस दावे पे शक करते हुए बोला, तुम ऐसा दावा कैसे कर सकती हो? कौशल्या ने कदम की आंखों में घूरते हुए कहा, क्योंकि कदम उसका कत्ल हो गया है, और वो कत्ल मीरा ने किया है। कदम का गला ये सुनते ही सूख गया। मीरा के भोले चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि वो ऐसा कर सकती है। कदम ने भी धोखा खा लिया। वैसे भी किसी की कहानी अधूरी सुने बिना उसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, है ना? कदम जी, डॉक्टर चाहते हैं कि नई पेशेंट मीरा सॉलिटरी वार्ड में रहेगी। सॉलिटरी वार्ड? सॉलिटरी वार्ड के बारे में संतुलपुर का हर एक कर्मचारी जानता था। कहा जाता है वो बेसमेंट जहां वो वार्ड है, वहां कई आत्माएं भटकती हैं। वहां के दरवाजे जब भी खुलते हैं, हर जगह अजीबो गरीब किस्से होने लगते हैं। कदम को इसी चीज का खौफ था। उसने कौशल्या को समझाते हुए कहा, वहां नहीं जा सकते कौशल्या, वहां ठीक नहीं है, वो कमरा बंद रहता है, और बंद कमरों को बंद रखना ही ठीक होता है, समझी? कौशल्या ने कदम को समझाया कि मीरा को वहां रखना डॉक्टर का फैसला है, और डॉक्टर ऐसी तकियानूसी बातों को नहीं मानते। कदम ने कौशल्या से पूछा कि जो वार्ड इतने सालों से बंद था, उसको आज क्यों खोला जा रहा है? कौशल्या ने कहा, क्योंकि सालों से मीरा जैसा खूंखार पेशेंट नहीं आया। तुम्हें पता है, उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शहर के अलग अलग कोनों में उन्हें दफना दिया। इसलिए आज उस सेल को खोलना ही पड़ेगा कदम जी। कदम ने कौशल्या को चेतावनी दी, खोल दूंगा, पर याद रखना कौशल्या, सॉलिटरी वार्ड के दरवाजे खुलते ही इस पागल खाने का माहौल बदल जाता है। दरअसल कदम इसी पागल खाने में पला बड़ा था। उसके पिता भी यहाँ एक पेशेंट ही थे। तब से लेके आज तक कदम यहीं है। आज सालों बाद जब वो वार्ड खुल रहा था, उसे अपने पिता की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, कदम, कदम, कहानी का अंत तो सुन लो, कदम, कदम, कहाँ हो तुम? कदम, कदम, कहानी का अंत। सॉलिटरी वार्ड का दरवाजा करहा रहा था।
दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और कदम के रोंगटे खड़े हो गए, मानो वो झोंका कदम को चेतावनी देने आया हो। इससे पहले कदम कुछ और सोचता, मीरा गिड़गिड़ाने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। कदम ने जल्दी से सॉलिटरी वार्ड का दरवाजा खोला और मीरा को अंदर डाल दिया एक सेल में। बाहर निकलते ही कौशल्या ने कदम को समझाया कि वो मीरा से नहीं मिलेंगे। वो एक खतरनाक पेशेंट है और डॉक्टर ने उसे कुछ दिन अकेले रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। कदम के दिल में मीरा के लिए सांत्वना थी, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। हमें लगता है शरीर में आत्मा है, पर दरअसल आत्मा में शरीर होता है और आत्मा अधूरी कहानी को पूरा करने की कसक हमेशा लिए रहती है। कदम सॉलिटरी वार्ड से दूर तो था, पर उसकी आत्मा उस अंधेरे सॉलिटरी वार्ड की सीली हुई दीवारों में चेहरे ढूंढ रही थी। और तभी देर रात कदम के कमरे में एक आहट हुई। कदम जी, कदम जी, मुझे यहां से ले जाओ। कौन है वहां? कौन है? उसे मीरा की आवाज अपने कमरे में सुनाई दे रही थी। कदम जी, मुझे यहां से निकालो प्लीज। वो आवाज उसके कमरे में बनी अलमारी से आ रही थी। कदम सोचने लगा, मीरा कमरे की अलमारी में? ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा, तुम अलमारी में क्या कर रही हो? उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसने एक और बार आवाज लगाई, मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो मीरा? 2 पल चुप्पी के बाद उस अलमारी में हलचल सी होने लगी और 2 हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे और मीरा की आवाज अब मीरा की आवाज नहीं लग रही थी। वो आवाज उसके पिता की आवाज बन गई। कदम बेटा, आओ बेटा, आओ, कहानी नहीं सुनोगे? कदम चिल्ला रहा था, नहीं नहीं पापा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे। पर कदम का पिता कहानी सुनाने में व्यस्त था। मैं बताऊं कदम कहानी? दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि वो चाकू लिए खड़ा है, वो पैना चाकू जिसमें। नहीं बाबा, मुझे नहीं बाबा, मुझसे दूर हटो, नहीं बाबा, नहीं। कदम ने सारी ताकत बटोरी और एक बार जोर से चिल्लाया, नहीं। और तभी सब शांत हो गया। कदम ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो अलमारी के पास नहीं, अपने बिस्तर पे था। और जो उसने अभी देखा एक खौफनाक सपना था, जो हकीकत से भी ज्यादा असली लग रहा था। उसे मीरा का ख्याल आया। उसने एक घूंट पानी पिया और गले में डर से बनी गांठ को बहा दिया। उसे यकीन था मीरा खतरे में है। क्या मीरा सचमुच खतरे में थी, या फिर बूढ़े से कदम जी अपने पिता को सपने में देख के डर गए थे? आखिर ऐसा क्या है उनकी कहानी में जो वो कदम को सुनाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो कदम जी कभी सुनना नहीं चाहते? कदम जी दबे कदमों से सॉलिटरी वार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी इस कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा। वो क्या था कि अगले भाग में आगे की कहानी सुने बिना शायद आप भी बेचैन हो जाओ। मीरा, तुम ठीक तो हो? कदम सॉलिटरी वार्ड के सामने मीरा को पुकार रहा था। मीरा अचानक से उनके पास आई। कदम जी, कदम जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए ना। मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैं पागल नहीं हूँ, सच में कसम से मैं पागल नहीं हूँ। कदम ने जब मीरा की आवाज़ सुनी तो उसे थोड़ा सा ढाढ़स मिला। मीरा, तुम ठीक हो ना?
भगवान भला करे, मैं तो डर गया था। मीरा ने कदम को एक बार फिर कहा कि वो उसे बाहर निकाल दे, पर वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। मीरा बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ रखा है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। इस बार मीरा ने कदम की ये बात सुन के मीरा ने गुस्से से उसको कहा, मैं कह रही हूं ना, ये सब मुझे फंसा रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा है। तुम समझते क्यों नहीं हो, हैं? मीरा के इस अजब से बर्ताव को देख के कदम भौंचक्का रह गया। मीरा की भोली सी सूरत पे गुस्से का वो नकाब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने मीरा से पूछा, वैसे मैं कैसे मान लूं कि तुमने अपने पति को नहीं मारा? मीरा का गुस्सा अचानक से शांत हो गया। उसने कदम को कहा, कदम जी, सामने वाली सेल में जो अंकल हैं उन्होंने मेरी बात मान ली, तो आप क्यों नहीं मान सकते? ये सुनते ही कदम की गर्दन के बाल खड़े हो गए। ये मीरा क्या कह रही थी? सामने वाले सेल में, पर वहां तो कोई नहीं था। यहां तक कि इस पूरी बेसमेंट यानी कि सॉलिटरी वार्ड में मीरा के अलावा कोई और पेशेंट ही नहीं था। कदम ने यहां वहां नजर घुमाते हुए कहा, तो तुम क्या बकवास कर रही हो? सामने तो क्या, इस पूरे वार्ड में कोई नहीं रहता। यहां सिर्फ तुम और तुम ही हो। मीरा ने झट से जवाब दिया, पर मैंने किसी को देखा था। आप चेक करो, कोई है वहां, कोई है, प्लीज चेक करिए। कदम भी अब जानना चाहता था। वो पीछे मुड़ा और सामने वाले सेल में झांकने लगा। वो एकदम खाली सेल था। वहां बहुत अंधेरा था, पर कोने से कोई आवाज बराबर से आ रही थी। अंधेरे में बड़ी मुश्किल से कदम को एक स्विच दिखा। एक 20 वॉट का बल्ब जो मोमबत्ती की तरह झकपका रहा था, वो जल उठा। पर उसके जलते ही एक जोर की हलचल हुई। कदम डर के मारे अचानक से उछला। क्या? चूहे? अरे दूर हटो मुझसे। क्या मीरा, यहां चूहों के अलावा कोई नहीं है, समझी? कदम को एक पल के लिए हंसी आ रही थी। वो खामखा घबरा रहा था। बेसमेंट में सॉलिटरी सेल में अकेली लड़की, वो कुछ भी काल्पनिक सोच सकती है। तभी मीरा ने कुछ ऐसा कहा कि कदम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कदम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। देखो, वो अंकल आपके ठीक पीछे खड़े हैं। कदम ठंडा पड़ गया। उसका दिल उसके हलक पे अटक गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, जैसे उसे पता हो कि पीछे कौन खड़ा है। वो सांसों को सुन रहा था। वो गहरी लंबी सांसें, वो उनको पहचानता था। और जैसे ही वो मुड़ा, उसका सबसे बड़ा डर उसके साक्षात सामने खड़ा था। पिताजी? उसके पिता की आत्मा उसकी ओर लपक के बोली, आ गए कदम। कहानी सुने बिना कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। कदम चिल्लाते हुए भागने लगा। मीरा ने उसे अपने पास आने को कहा। कदम ने मीरा का दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही बंद कर दिया। कदम ने मीरा को बताया कि वो कोई और नहीं, वो उसके पिता की आत्मा है। वो बचपन में मुझे बहुत मारते थे। उन्हें इस पागल खाने में लाया गया। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए मैं यहाँ रहने लगा बचपन से। मीरा को ये बात अटपटी लगी। आत्मा? ये क्या बोल रहे हैं कदम जी? किसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप। कदम ने इस बात का जवाब दिया, मीरा, ये पागल खाना है और मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 50 साल बिता दिए हैं। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने पागलपन देखा है, पर अजीब बातें सुनी है, कभी चोट खाई है, कभी। मुझसे कोई बात नहीं करता मीरा। मैं यहाँ अकेला हूँ,
एकदम अकेला। भीड़ भाड़ में भी सॉलिटरी वार्ड जैसा अकेलापन है मेरी जिंदगी में। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात से वो डरे या कदम जी की तरफ सांत्वना दिखाए। उसे यहाँ से निकलना था किसी भी हाल में। उसने कदम को मदद करने के लिए कहा, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज़, मुझे पता है ये लोग मुझे पागल बना देंगे। कदम ने दरवाजे के बाहर झांका। वहां कोई आत्मा नहीं थी। वो बेसमेंट एकदम खाली था। सॉलिटरी वार्ड की आधी बुझी लाइट्स के अलावा वहां कुछ नहीं था। कदम को मीरा पे तरस आ गया और उसे अपने साथ सॉलिटरी सेल से बाहर ले आया। कदम जी, मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ये रास्ता तो दरवाजों से काफी पीछे है। कदम ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बोला था ना 50 साल हो गए हैं मुझे। यहाँ के सारे रास्ते मुझे पता है। कदम ने जमीन पे बने सीवर के ढक्कन को खोला और उसमें कूद गया। मीरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कदम ने उसे बताया ये रास्ते उसके अलावा कोई नहीं जानता था। मीरा को अजीब सी घुटन हो रही थी। कदम ने उसे सांत्वना दी कि कुछ ही मिनटों में वो यहाँ से बाहर होंगे। मीरा, तुम डरो मत, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ। डरना मत, मेरे साथ चलो, मुझ पे भरोसा करो। ये बोलते ही कदम को बचपन का वो समय याद आ गया जब वो अपने पिता से डरते हुए यहाँ भागता हुआ आया था। उसकी सांसें और सिसकियाँ इन्हीं गुफाओं में आज भी गूंज रही थी, मानो उसके पिता उससे पूछ रहे हों, कदम बेटा, कहानी तो सुनते जाओ, फिर अंत तुम बताना, ठीक है? रुको रुको बेटा, भागो मत। तुम कहाँ, कहीं भाग नहीं सकते हो। तुम कहीं भाग नहीं सकते। मीरा ने ये सुनते ही कदम से पूछा, आपके पिता को ये रास्ता पता था? कदम ने कहा, हाँ, मेरे पिता इस पागलखाने के कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्हें यहाँ का चप्पा चप्पा पता था और ये रास्ता भी। मीरा ने ये सुनते ही कदम से पूछा, पर आपने तो कहा था कि आपके सिवाय इस रास्ते को कोई नहीं जानता। ये सुनते ही कदम अचानक से रुक गया। उसका दिल सहम गया। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? कदम जी, आप तो डर गए, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ये बात तो तय थी कि कदम को अब कुछ अजीब सा लगने लगा। क्या कौशल्या सही थी कि मीरा सचमुच एक खौफनाक मुजरिम है? क्या वो किसी मुजरिम की मदद कर रहा था? क्या उसने मीरा पे भरोसा करके कुछ गलत किया था? मीरा ने फिर पूछा, यहां से निकलने के लिए और भी रास्ते हैं क्या? कदम ने कहा, नहीं, इस सॉलिटरी वार्ड से निकलने का सिर्फ यही खुफिया रास्ता है। तभी एक बड़ा सा चूहा मीरा की तरफ उछला और वो जोर से चिल्लाई, चूहा चूहा। ये देखते ही कदम ने जल्दी से उस चूहे को पकड़ा और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। मीरा ने कदम के हाथों में खून से लटपट चूहे को देख के उससे डरते हुए पूछा, ये आपने तो उसे? कदम के चेहरे पे कोई दुख नहीं था। उसने कहा, ये खूंखार चूहे हैं मीरा, इन्हें ऐसे ही मसल के मार देना चाहिए। कदम ने ऐसा करके मीरा को ये इशारा कर दिया था कि भले ही वो बूढ़ा है, पर वो भी उसकी तरह खूंखार है। कदम आगे बढ़ रहा था और कौशल्या की बात उसके दिमाग में दौड़ रही थी। कदम, कुछ भी हो जाए, मीरा से दूर रहना, वो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर ने उससे दूर रहने को कहा है सबको। कौशल्या की बातें याद करते करते कदम खबरदार हो गया। सामने बाहर निकलने की सुरंग आ गई। वो रही वो सुरंग। वहां से हम पागल खाने से कई 100 मीटर आगे पहुंच जाएंगे। मीरा सुरंग को देख के थोड़ा घबरा गई।
कदम ने उसे समझाया कि उस सुरंग से उसके जैसा मोटा आदमी भी निकल सकता है, तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने मीरा को आगे चलने को कहा। मीरा थोड़ी डरी हुई थी। उसे बंद सुरंगों का फोबिया था, पर इस मुकाम पे उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर चढ़ने लगी। वो बार बार पूछती रही, क्या ये सुरंग ऊपर खुलेगी? कदम ने कहा, अरे मीरा, भरोसा रखो, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, समझी? मीरा की सांस फूल रही थी और कदम को भी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तभी मीरा को कुछ महसूस हुआ। ये यहाँ खून, ये किसका खून है? कदम को अपना बचपन एक बार फिर याद आ गया। अपने पिता से बचते हुए जब वो इस सुरंग से जा रहा था, तो उसका खून उस सुरंग के पत्थरों पे लग गया था। उसके पिता की आवाज़ मानो अब सुरंग में गूंजने लगी। कहाँ जा रहे हो कदम? ठहरो ना, ये सुरंग तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। इसका अंत मेरी कहानी के अंत में है कदम। बाहर तभी जाओगे जब कहानी का अंत बताओगे। मीरा अब डर के मारे रोने लगी। सुरंग खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरी से नहीं होगा ये। मेरी सांस फूल रही है। सुरंग नहीं खुलेगी ये। कदम को अब उस पे गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, कोशिश करो पागल लड़की, आगे बढ़ना होगा। इस सुरंग के अंत में यहाँ से निकलने का रास्ता है, मैं बोल रहा हूँ। और कदम के ये बोलते ही सुरंग में हलचल सी होने लगी। कदम के आगे मीरा थी, पर अब उसके पीछे कोई और भी था। आपको पता है ना किसकी आवाज? कदम, कदम, कहाँ जा रहे हो? कहानी का अंत नहीं सुनोगे? कदम कांपने लगा। वो छटपटाने लगा। उसने मीरा को कहा, वो आ गया है, वो आ गया, वो मेरे पीछे है। जल्दी करो मीरा, वरना वो मार देगा हमें। उसकी कहानी का अंत उसकी कहानी का अंत मुझे नहीं सुनना है। जल्दी चलो। मीरा ऊपर चढ़ते चढ़ते उससे पूछने लगी, कदम जी, ऐसा क्या है उस कहानी के अंत में? वो क्या बताना चाहते हैं आपको? कदम ने उसकी बात टाली और उसे आगे बढ़ने को एक बार फिर कहा। उसके पीछे उसकी पिता की आत्मा उसको खींचे जा रही थी। मैं आ गया कदम, अब तुम पूरी तरह से फंस गए हो। कदम कहता रहा, मीरा आगे बढ़ो आगे मीरा। और मीरा भी पूछती रही, ऐसा क्या है उस कहानी में कदम जी? आपको बताना होगा। कदम डरते सहमते बताने लगा, कहानी का अंत तुम सुनोगी? ये बोलते ही कदम अपने बचपन की कहानी बताने लगा। उसकी सांस फूल रही थी और वो बोलते बोलते अपने बचपन की उस काली यादों में पहुंच गया जो उसके दिमाग के सॉलिटरी वार्ड में बंद थी। 12 साल का कदम हाथ में चाकू लिए अपनी माँ के सामने खड़ा था। वो गुस्से से बोल रहा था, माँ, तूने मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कदम की माँ बेहद डरी हुई थी। वो उसको चाकू फेंकने के लिए बोलती रही, कदम बेटा, वो चाकू नीचे रखो, ये ठीक नहीं है। कदम एक सनक से लिए अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने उसे कहा, पता है माँ, आज मैंने स्कूल में एक कहानी सुनी, जैसे को तैसा। कदम ने वो चाकू अपनी माँ के गले के पास रखा। माँ बेहद डरी हुई थी। ए कदम, ये चाकू नीचे रख, मेरे गले से दूर रख, गले से दूर रख। पर कदम रुका नहीं। वो अपनी माँ को कहानी सुनाना चाहता था। माँ ने कहा कि उसके पिता उसके बारे में सही कहते थे कि कदम पागल हो गया है। और ये सुनते ही कदम ने जोर की कहा, लगता है तुम मेरी कहानी नहीं सुन पाओगी माँ। ये कहते ही कदम ने अपनी माँ पे 1 नहीं 2 नहीं, उस चाकू से
30 से 40 बार वार किया। उसकी माँ वहीं के वहीं दम तोड़ बैठी। ये सुन के मीरा घबरा गई। कदम ने कहा, मैंने बोला था माँ को मेरी कहानी चुपचाप सुनने के लिए, पर वो मानी नहीं। मेरी गलती नहीं थी मीरा, मैं बता रहा हूं, मेरी गलती नहीं थी। मीरा ने पूछा, कदम जी फिर आगे क्या हुआ? कदम ने कहा, मेरा बाप उसने मुझे यहाँ पागल खाने में भर्ती कर दिया। पर मैंने पागल खाने में एक और कहानी सुनाई और सब मान गए। मैंने सबसे कह दिया। मेरे बापू ने मुझे बोला माँ को मारने के लिए। ये देखो, ये पीठ पे निशान, ये मेरे बापू ने मुझे मारे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सबको लगा मेरा शराबी बाप खराब होगा। उसको भी सामने वाले वार्ड में बंद कर दिया। वो रोज मुझे कोसता। मैं उसे कहानी सुनाता, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं होता। बाबा, एक कहानी सुनोगे? एक बार एक बाप होता है, उसका बेटा उसको बहुत बहुत नफरत करता है। कदम का बाप उसकी कहानी से तंग आ गया। उसने उसे कहा, कदम तू चुप हो जा, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मुझे बचपन में ही तुझे यहाँ भेज देना चाहिए था। तेरी हरकतें ठीक नहीं थी। काश मैं पहले आ जाता तो आज ये दिन नहीं आता। पर कदम को अपने बाप से इस बात की नाराजगी नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज की चिढ़ थी। कितनी बार मैंने कहा है तुम्हें कि बीच में मुझे मत टोका करो। जब भी मैं कहानी सुनाऊं तो चुपचाप सुन लिया करो, कहानी के अंत तक। कदम की कहानी को टोकना उसे अच्छा नहीं लगता था। मीरा ने पूछा, इसका मतलब आपने अपने पिता को भी? कदम और मीरा अब सुरंग के मुंह के पास थे। कदम ने कहा, हाँ, तुम्हें पता है मीरा, इंसान की आत्मा ऐसी ही सुरंग से धरती में आती है और ऐसी ही सुरंग से चली जाती है। इसलिए एक दिन मैंने अपने पिता को माँ के पास भिजवा दिया। इसी सुरंग से वो तड़पता हुआ निकल रहा था। वो खून के निशान मेरे नहीं, उसके थे। उसे इस पागल खाने के बारे में सब पता था, क्योंकि वो ठेकेदार था यहाँ का। पर इससे पहले वो इस सुरंग से निकलता, मैंने भी उसे उस चूहे की तरह गुफा का मुंह खुल रहा था, पर मीरा का गला बंद हो रहा था। उसके पीछे एक खूंखार मुजरिम था, जिसकी कहानी वो अधूरी जानती थी। पर अब उसकी कहानी का अंत मीरा को साफ साफ दिख रहा था, और सामने साफ साफ दिख रहा था खुला आसमान। गुफा का मुंह सामने था और मीरा कुछ ही दूर थी उस गुफा से बाहर निकलने के लिए। कदम जी, आपने अपने पिता को मारा, अपनी माँ को मारा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहता था, पर वो सुनना नहीं चाहते थे। कदम जी, क्या आपके पिता आपको अभी भी दिख रहे हैं? कदम ने उसे बताया, बाबा मुझे रोज दिखता है, कहानी सुनाने आता है। मुझे पता है, जिस दिन वो अपनी कहानी का अंत सुनाएगा, उस दिन मेरी कहानी का भी। इसलिए कह रहा हूं, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा मीरा, हमें यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। तुम और मैं यहाँ से भाग जाते हैं, इस पागल खाने से दूर, इस कहानी के अंत से दूर। अपनी कहानी का अंत ही बदल देते हैं। चलो मीरा, जल्दी चलो। मीरा बहुत डरी हुई थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो वहां से निकलना चाहती थी अभी के अभी। सामने गुफा का मुंह दिख रहा था और वो खुश थी कि वो बाहर निकलते ही यहाँ से भाग जाएगी। हाँ कदम जी, मैं निकल रही हूँ, मैं निकलती हूँ यहाँ से। जल्दी करो मीरा, जल्दी, मुझे बाबा की आवाज आ रही है, वो मेरे पीछे ही है, जल्दी करो। कदम में आ गया, कहानी तो सुन लो। कदम मीरा को बार बार बोलने लगा, जल्दी करो मीरा, जल्दी। और आखिरकार
मीरा उस सुरंग से बाहर निकल गई। पागल खाने से 100 मीटर आगे जंगल की ओर वो आजाद थी। ऊपर तारों भरा आसमान था और खुली हवा, और इस सब के साथ सामने कोई और भी था, कौशल्या, पागल खाने की वार्डन। पर ये क्या? मीरा उसको देख के घबराई नहीं, बल्कि खुशी से उछलते हुए कहने लगी, मैं बाहर आ गई कदम जी, आप भी आओ जल्दी से। मीरा ने कौशल्या की ओर देखा और खुशी से बोलने लगी, चलो कौशल्या, गार्ड्स को बुलाओ जल्दी। कौशल्या ने कहा, डॉक्टर मीरा, थैंक गॉड आप ठीक हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना ठीक नहीं है, आपको कुछ हो जाता तो। कौशल्या को घबराया हुआ मीरा ने कभी नहीं देखा था। दरअसल मीरा इस पागलखाने की नई डॉक्टर थी, जो कदम के गुनाह को कबूल करने और उसे ठीक करने के लिए रोल प्ले थेरेपी इस्तेमाल कर रही थी। उसे यकीन था कि इस तरीके से कदम ठीक हो जाएगा और अपना गुनाह कबूल कर देगा। पिछले कई सालों से कदम अपने सेल से भागने की कोशिश करने लगा था। किसी को उसके भागने का रास्ता नहीं पता था, पर आज डॉक्टर मीरा ने वो रास्ता ढूंढ निकाला। डॉक्टर मीरा बेहद खुश थी। कौशल्या, अरे तुम इतना घबरा क्यों गई हो? कम ऑन, उसने अपना गुनाह मान लिया, वो भी 50 साल बाद। और वैसे भी यार, मैंने बोला था कदम पे ये थेरेपी काम करेगी। सच बताऊं, तुम्हारे गार्ड ने क्या एक्टिंग करी उसके बाप की। मुझे तो सचमुच लगा कि वो उसका भूत होगा। कौशल्या ने डॉक्टर मीरा का हाथ पकड़ा और उन्हें बैठने को कहा। मीरा लगातार खुशी के मारे बोलती रही, सारा बयान टेप रिकॉर्डर में बंद कर दिया है कौशल्या। ये रहा अरे ये टेप रिकॉर्डर कहाँ गया? मेरे पास ही था। मीरा टेप रिकॉर्डर ढूंढने लगी, पर वो वहां नहीं था। तभी उसने कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या जैसी लंबी चौड़ी औरत की आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टर मीरा, कदम उस सुरंग में नहीं है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो ठीक मेरे पीछे था और ठीक उसके पीछे वो गार्ड था उसके फादर के भेस में। उसने तो उसे पकड़ लिया होगा ना। कौशल्या ने मीरा को फिर ऐसी बात बताई जिसे सुन के मीरा अपना होश खो बैठी। डॉक्टर मीरा, वो गार्ड कदम के कमरे में अलमारी है ना, उसमें मरा पड़ा मिला। कदम को शायद पहले से ही पता था कि ये सब हम उसके साथ कर रहे हैं। यानी मीरा के शब्द उसके गले में ऐसे अटक गए जैसे वो कुछ देर पहले उस सुरंग में फंसी थी। डॉक्टर मीरा को लगा कि वो इस रोल प्ले टेक्निक से कदम के सालों पुराने केस को सुलझा पाएगी, पर वो खुद उलझ के रह गई। क्या कदम शुरू से जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो सिर्फ नाटक कर रहा था? कदम की कहानी का सर पैर ढूंढते ढूंढते क्या खुद जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट मीरा भी कुछ समय के लिए होश गंवा बैठी? कदम को फरार हुए सालों बीत गए, पर उसके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। शायद इसीलिए वो अपनी कहानी सब तक पहुंचाना चाहता है। पर पूरी कहानी जानने के लिए शायद हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना होगा। वहीं भारत के नक्शे पे चीटी जैसे कस्बे संतुलपुर के तिनके जैसे पागलखाने के सामने बनी सड़क पे, जहां शायद आज भी कदम की आहट आने जाने वाले लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहती है। अरे रुकिए, अंत अभी हुआ नहीं है। जाते जाते डॉक्टर मीरा के टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनते जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, ये टेप रिकॉर्डर कदम के फरार होने के 1 महीने बाद खून से सना पागलखाने के पास जंगल में मिला। एक थी डॉक्टर मीरा जो पेशेंट बन के निकली थी, पर वो तो मेरी कहानी बाबा 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 बाबा।
आप कहानी का अंत सुने बिना क्यों मर गई? उठो, बोला था ना। मुझे छोड़ दो कदम, मुझे छोड़ दो। मैं जंगल में अकेला कोई नहीं है मेरी कहानी सुनने को। कोई है जो मेरी कहानी का अंत सुनेगा। तुम सुनोगे मेरी कहानी का अंत।